हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज अपनी प्रश्न बैंक की शुरू हो चुकी है। इसका पहला वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज दूसरा वीडियो इकाई 1 शीत युद्ध का दौर आपके सामने लेकर आया हूं। आपकी पहली प्रतिक्रिया मुझे अच्छी लग रही है। आप यूं ही प्रतिक्रिया देते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें कि हम आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर से बच्चों, जिसमें मैं आपको 1 अंक से लेकर और बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं हल करके यहाँ लाया हूं। आप बड़े आराम से अपने नोट्स इसके माध्यम से बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं बच्चों, आप है ना। तो आइए आप ये 1 से शुरू करते हैं। शीत युद्ध का दौर पहला है। आप इस पाठ में आपने देखा है कि उन शीत युद्ध के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे लगभग मिलते जुलते रहेंगे कि शीत युद्ध है क्या। ये पहला ही क्वेश्चन इसमें है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा डिटेल में न जाते हुए पहले आपसे सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं। बोल्शेविक क्रांति जो सोवियत संघ रूस में हुई थी वो कह रहे हैं कब हुई थी, तो आप सभी को मालूम है बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक सैनिक संगठन नहीं है, तो इसमें EEC ये सैनिक संगठन बच्चों नहीं है, जबकि सेंटो, सिएटो, नाटो ये उत्तरी अंटार्कटिक संधि, ये तो नाटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये नंबर तीसरा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो 1945 में, अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बच्चों अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के जो परमाणु अणु बम थे वो इन पर दोनों बड़े शहरों पर जापान के गिराए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है। ठीक बच्चों, अगला द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सरल प्रश्न है। तो 1939 से 1945 और जापान के आत्मसमर्पण के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया था। नाटो का सदस्य देश इसमें से कौन है, तो इसमें से आपको पता है ये इटली नाटो का सदस्य है। भारत, श्रीलंका, चीन एशिया के हैं और ये उस समय नाटो के सदस्य बने ही नहीं थे। सत्य पे गौर करेंगे बच्चों। यहां पर शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को प्रगति प्रदान की थी। तो ये बच्चों पहला ही क्वेश्चन असत्य है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि और शीत युद्ध के समय में विश्व 2 खेमे में बट गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर कोई काम हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हर जगह खेमेवादी का एक माहौल क्रिएट बना हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे, ये भी बिल्कुल असत्य बच्चों, नहीं थे ट्रूमैन साहब। नीदरलैंड नाटो देशों का सदस्य है, तीसरा बच्चों सत्य है। सोवियत संघ राजनीतिक प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, बिल्कुल सत्य है। विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी व्यवस्थाओं में जो मानने वाले देश है या प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं वो रसिया के द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया गया। हालांकि बाद में चाइना भी समाजवादी व्यवस्था को कहीं न कहीं अपनाता है। सोवियत संघ अगस्त 19 का अंत 25 दिसंबर 1991 में हुआ, ये भी बच्चों सही है। सोवियत संघ का पतन 91 में हो गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो, और आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कौन है ये क्या है, अभी हम जब असंलग्नता का प्रश्न आएगा बच्चों तो उसमें हम आपसे चर्चा कर लेंगे। शीत युद्ध का उदय चर्चिल के भाषण से हुआ है ना। चर्चिल के किस भाषण से पूछ रहे हैं ये, तो शीत युद्ध का उदय चर्चिल के फुलटन है ना बच्चों, फुलटन। ठीक। तीसरा, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र कौन सा था, यूरोप। चौथा, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन, सोवियत का लिख दो यहां पर। अब 2 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा, तब क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगा। और सार्क थेरेपी किसने अपनाई थी, सार्क थेरेपी 1990 में सोवियत संघ के द्वारा ही अपनाई गई थी। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया बच्चों, लेकिन आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। ये सार्क थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बच्चों थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पे लेने से पहले 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि बार बार ये बात आ रही है शीत युद्ध है क्या, और शीत युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। तो ये जो आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन है ये शीत युद्ध क्या है, इस विषय पे अपन चर्चा कर लेते हैं बच्चों, फिर आप इसमें समझ पाएंगे कि ये किस विषय पे क्या बात हो रही है। डियर स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे अभी आपने पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1939 यानी 1939 से 45 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 खेमे लड़ रहे थे, एक ध्रुवीय राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ही इंग्लैंड था और रसिया सोवियत संघ भी बाद में जो था वो बना। जापान पर आक्रमण के बाद मैंने कहा परमाणु हथियारों के बाद इस युद्ध का समापन हुआ। जर्मनी, जापान सभी ने पराजय स्वीकार कर ली, आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक बच्चों विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में सारे विश्व का जो नेतृत्व कर रहा था वो इंग्लैंड कर रहा था। और इंग्लैंड एक समय स्थिति यह थी कि इंग्लैंड का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था कि उनके साम्राज्य में सूर्य का अंत या सूर्य कभी भी अवसान या सूर्य कभी भी बादलों में नहीं छुपता था, हमेशा सूर्य उदय बना ही रहता था, क्योंकि एक तरफ भारत पर अधिकार था और भारत के जस्ट पीछे उनका अमेरिका पर अधिकार था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने स्थिति को पलट दिया। एक इतिहासकार का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि अब विश्व का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन अब विश्व का नेतृत्व इंग्लैंड नहीं करेगा, यह तय कर दिया। इसी समय विश्व में 2 बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ। ये 2 महाशक्तियां ही नहीं थी बच्चों, ये 2 विचारधाराएं थी। एक विचारधारा का नेतृत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, और एक थी समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। यही विचारधारा ने बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, शीत युद्ध को जन्म दिया। अब प्रश्न चूंकि आ गया है आपके सामने, शीत युद्ध क्या है, तो आपको मैं समझा के आया तो इसमें आंसर आपको निकल आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अर्थात शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष रूप से लड़ा गया। इसमें कोई बंदूक नहीं चली, कोई हथियार नहीं चली, नाम उसका जरूर है शीत, कोल्ड वॉर, लेकिन वो वॉर जैसा नहीं था बच्चों, जैसे कि उसमें बंदूक चल रही है, तोप चल रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं। इसमें खेमेबाजी है, विश्व खेमों में बट गया और एक खेमा दूसरे खेमे पर अनावश्यक दबाव डाल रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा इन्हीं काल में सबसे ज्यादा बच्चों वीटो पावर हुए। वीटो पावर जब अगला क्वेश्चन आएगा तो देखें वीटो पावर क्या होता है, वैसे आप लोग सब जानते ही होंगे। तो ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के समय शीत युद्ध के बाद हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा, शीत युद्ध के किन साधनों से लड़ा, इसका ही पूरा प्रश्न है बच्चों ये। तो शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं या अन्य प्रचार साधनों के साथ खेमेबाजी से लड़ा। अधिक से अधिक कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से कौन सा देश हमारे खेमे में आ जाए, और इसकी चरण परिणति देखिए आप। यूरोप के अंदर देखें तो जर्मनी में बच्चों, जर्मनी की एक दीवार बना दी गई, बर्लिन दीवार जिसको कहते हैं। सोचो आप, एक राष्ट्र 2 विचारधाराओं में बट गया, और उसके लिए खेमेबाजी में बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वहां दीवार बन गई बच्चों। बाद में वो दीवार गिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रख लेना। बर्लिन की दीवार कब गिरी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक बच्चों, अगला, वर्षा की संधि में कौन से देश सम्मिलित थे? ये सैनिक संगठन ही बन गए, नाटो है ना, ये नाटो के लिए फिर ये एक बड़ा देखो आप। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वर्षा संधि हुई। इसमें मुख्य रूप से यूरोप के देशों में पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया सम्मिलित हुए बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। नाटो भी इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन आप नाटो भी याद कर सकते हैं, नाटो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अब मैं जो आपसे कह रहा था सुकर्णो वगैरह की बात करूंगा, तो देखो आप, असंलग्नता की नीति क्या है, थोड़ा सा इसमें भी समझ लें। अब बच्चों क्या हुआ कि अब देश 2 ध्रुवों में बटा, 2 विचारधाराओं में बट गया। एक विचारधारा अमेरिका की चली गई, एक विचारधारा रशियन चली गई, यानी पूंजीवादी समाजवादी।
अब भारत जैसे नवोदित राष्ट्र जिनका अभी अभी स्वतंत्रता के रूप में जन्म हुआ, वो क्या करें, वो किस खेमे में जाएं? क्योंकि उन्हें दोनों देशों से साथ व्यापार करना, उनकी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि वो किसी खेमे में रहकर अपना विकास कर सके। उन्हें अमेरिका से भी के मित्र, अमेरिका के जो खेमे में थे उन राष्ट्रों से भी उनको दोस्ती करनी थी, व्यापारिक संबंध करने थे। रसिया के साथ जो सोवियत संघ के व्यापारिक सदस्य वो राष्ट्र थे उनके साथ भी संबंध रखने थे। तो आखिर करें क्या बच्चों? ऐसे में भारत जैसे कुछ नवोदित राष्ट्रों ने बीच का रास्ता अपनाया और वो इस खेमेबाजी के चक्कर में न फंसते हुए उन्होंने एक नवीन सीधा रास्ता निकाला, जिसको हम कहते हैं असंलग्नता की नीति या गुटनिरपेक्ष। यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना ही हम रशियन गुट को समर्थन करेंगे और ना ही अमेरिकन, या ना हम पूंजीवादी बनने वाले हैं, ना हम समाजवादी बनने वाले हैं। और हम ऐसी नीति पर चलेंगे जिस देशों के साथ हमारे व्यापारिक हित सुरक्षित रहें। हम टकराव की स्थिति में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अभी हम नवोदित राष्ट्र हुए हैं, हम नए नए विश्व पटल पर स्वतंत्रता के रूप में आए हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष द्वितीय द्विध्रुवीय व्यवस्था में संघर्ष से बचने तथा अलग रहने की नीति असंलग्नता की नीति कहलाती है। यानी दोनों गुटों के साथ सापेक्ष रहने का, पूंजीवादी अमेरिका, समाजवादी सोवियत के साथ जो नीति अपनाई उसको क्या कहा गया? असंलग्नता कहा गया। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ कहां पर? तो 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में है बच्चों। ये आप एक नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब इसमें जो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते, तो मैंने ये भी डाल दिया प्रमुख गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम। तो पंडित नेहरू भारत से हो गए, यूगोस्लाविया के व्रोस टीटो हो गए, और जैसे कि मैंने सुकर्णो आपको बताया था, सुकर्णो हो गए, और भी दो एक नेताओं के नाम आपकी बुक में दिए गए हैं, तो आप उनको भी बच्चों देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों, इसको बहुत डिटेल में तो मैं लिख के नहीं लाया हूं, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा एक रोड मैप तैयार हो जाएगा जिससे आप बना सकते हैं। शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। तो सोवियत संघ की सबसे पहला कारण माना जाता है, वो माना जाता है याल्टा समझौते का उल्लंघन। अब ये याल्टा समझौता क्या बच्चों? याल्टा सम्मेलन 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन के बीच हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड के प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने पर, जो प्रतिनिधि शासन होगा उसकी मान्यता देने की बात पर सहमति बनी बच्चों, और सहमति बनी। परंतु स्टालिन ने युद्ध समाप्ति के बाद अपने स्वार्थ के लिए जो पुरानी सरकार चल रही थी, लुबिन सरकार, उसको ही सहायता देना जारी रखा। इससे सोवियत संघ के प्रति ये देश सशंकित हो गए कि ये मानने वाले बात है नहीं, ये जब समझौतों को ही तोड़ देते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा। दूसरा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद बहुत सारे विषयों पर, क्योंकि दो विचारधाराएं अलग अलग थी बच्चों। एक समाजवादी विचारधारा का पोषक था, एक पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था। ये दोनों व्यवस्थाओं में ये जो अंतर आ रहा था, उसी अंतर ने बच्चों क्या कर दिया? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर दिए। और ये मतभेद इतने उत्पन्न हो गए कि एक समय तो बच्चों लगने लगा कि युद्ध अवश्य संभावी है, जिसको आप पढ़ेंगे। क्यूबा संकट टू मच इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप क्यूबा संकट को भी देख लेंगे, जिसको शीत युद्ध की चरम परिणति कहा जाता है। तीसरा, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। पहले उनको लग ही रहा था कि अमेरिका को कि सोवियत संघ भी इतनी बड़ी शक्ति बनेगा कि वो हमको टक्कर दे देगा। वो एक ध्रुवीय व्यवस्था के सपने देख रहे थे, लेकिन सोवियत संघ का न केवल शक्तिशाली उभरना, बल्कि उसके खेमे में बहुत अधिक राष्ट्र आना। यूरोप के बहुत सारे राष्ट्र, जैसे मैंने बताया दिया, जर्मनी का विभेदीकरण हो गया, जैसे कोरिया के बारे में आज भी आप देख रहे हैं। जैसे बहुत सारे राष्ट्र सोवियत संघ के विचारधारा तले या बैनर तले आते चले गए और अमेरिका से उसके मतभेद बढ़ते चले गए। चौथा, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। जब युद्ध हुआ तो उन्होंने समझौता हुआ था कि हम ईरान से अपनी सेनाएं निकाल लेंगे, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। तो ये चारों कारण बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो शीत युद्ध के कारण माने जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, ये समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी है वर्तमान में। ये क्वेश्चन इसलिए बच्चों बनता है कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ बच्चों, कि शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में, जैसे आपने पढ़ा, हो गई। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों कि लोगों को लगने लगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई
आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब शीत युद्ध के लिए तो गुट निरपेक्ष बना था। लेकिन आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन बच्चों उतना ही प्रासंगिक है जितना शीत युद्ध के दौर में हुआ करता था, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक छोटे छोटे राष्ट्रों को एक मंच तैयार करता है अपनी बात रखने के लिए। और इस आज एक संभावना और बलवती हो गई है बच्चों कि विश्व में एक नया शीत युद्ध का दौर की आहट हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच केवल नाम बदल गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव। तो विश्व का 2 गुटों में विभाजन होना, यह पहला प्रभाव था जो आपके बारे में मैं पढ़ चुका, बार बार नहीं समझाने वाला आपको। आणविक युद्ध की संभावना कब है, जो मैंने आपको बता दिया, क्यूबा संकट इससे मिला जुला है, तो इस पे भी ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार, रशिया और अमेरिका ने अराजक तत्वों का परोक्ष रूप से समर्थन किया, जिसका हमें परिणति आपने देखा अभी ओसामा बिन लादेन, उसकी परिणति थी। अमेरिका के ईरान पर, इराक पर अनावश्यक हस्तक्षेप था। डेजर्ट आपने देखा, वो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर देना, अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण कर देना। ठीक बच्चों, सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का माहौल, नाटा साल्टा भी आपने जो पढ़ा, वर्षा संधि, ये उसी से संबंधित है बच्चों। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण, ये सैनिक रूप से अपने आप को ताकतवर बनाना, हथियारों की होड़ शुरू हो जाना, ये भी बच्चों इसी का एक कारण था। परमाणु अप्रसार संधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीटी। तो ये भी आप समझ लें, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लेके शब्द में लेके लाया हूं छोटे में ही। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उद्देश्य पूछ सकते हैं आपसे। विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना था। यह जुलाई 1968 से चलन में आई एनपीटी। लेकिन ये अपने जन्म से ही बच्चों दोषपूर्ण थी। ये तो कह रही है कि नवोदित अब नए जो राष्ट्र हैं वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, नवीन परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन उसका क्या, जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए, जिन्होंने परीक्षण कर लिए, जिन्होंने परमाणु हथियारों की विधि बना के तैयार कर ली, उनके विषय में तो ये मौन है। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा था कि आप एनपीटी में शामिल हो जाइए। क्यों शामिल हो जाऊं भाई, भारत जैसे देश बोल रहे थे, तुम्हारे पास परमाणु हथियार। भारत जैसे देश के लिए कितना परेशानी वाला मामला, ये जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय नहीं समझ रहा था। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, चाइना परमाणु हथियार संपन्न देश, भारत पाकिस्तान भारत पर आए दिन दबाव डालना, सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां करना, अमेरिका के खेमे में जाके पाकिस्तान का बैठ जाना, चाइना के ऊपर उसका हाथ रखा होना। अब भारत ऐसी स्थिति में कैसे एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे, उससे भी परमाणु हथियार बना ले तो फिर परमाणु हथियार एनपीटी में शामिल हो जाएगा। या एनपीटी क्लब के जो सदस्य हैं वो अपने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें। इसलिए भारत शुरू से बच्चों इनका विरोध करता आया। इस संधि के अंतर्गत अब अगली दोषपूर्ण बात देखिए बच्चों, इस संधि के अंतर्गत उस राष्ट्र को ही परमाणु संपन्न माना जाएगा जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हो या परीक्षण कर लिए हो। आज भी भारत पाकिस्तान को ये नहीं मानना चाहते, क्योंकि हमने जाके 98 में परमाणु परीक्षण किए, 74 में हमने कर लिए थे, तब भी नहीं मानने वाले ये लोग। तो इस तरह से ये परमाणु अप्रसार संधि अपने जन्म से ही दोषपूर्ण हो गई थी। महाशक्तियां छोटे छोटे देश के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद बस ये आखिरी प्रश्न है बच्चों, ये क्यों करती हैं इसका ऐसा, क्योंकि वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करके पड़ोस में जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उन पर वहां दबाव बना लेते हैं। एक तो मान लो उदाहरण के लिए अमेरिका का रूस के साथ गठबंधन था, उसको साथ पाकिस्तान के साथ था, तो भारत ने रसिया के साथ गठबंधन कर लिया। इसमें यह फायदा है कि रसिया भारत के माध्यम से अमेरिका पर दबाव बनाने में सफल हुआ। और दूसरा, वो अपने यहां सैनिक अड्डा खोल लेता है, अपनी सैनिक सामग्री बेच लेता है, उससे आय कमाता है। इस तरह के कई कारण हैं जो छोटे छोटे देशों पर महाशक्तियां सैन्य गठबंधन रखती हैं या करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली इकाई के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक पढ़ते रहिए,
अच्छा लगे तो आपस में बच्चों को ये शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।